बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटेन के संविधान की संवैधानिक परंपराएं। देखिए, जो ब्रिटिश संविधान है उसमें बहुत सारे अभिशमय, इंग्लिश में जिनको कन्वेंशन कहते हैं और हिंदी में उनको अभिशमय कहते हैं, उनके लिए एक दूसरा शब्द हम परंपरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी परंपराएं ब्रिटिश संविधान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन परंपराओं के बिना इंग्लैंड का संविधान इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश संविधान जो है वो अंशतः लिखित है और अंशतः अलिखित, यानी ये पूरा लिखित संविधान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी परंपराएं और अभिशमय हैं जिनका पालन किया जाता है जो लिखित रूप में नहीं हैं। केवल इतना ही नहीं, उसका जो लिखित भाग है वो अलिखित भाग से तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है ब्रिटिश संविधान में, यानी अभिशमय जो है वो ज़्यादा हैं। संविधान का लिखित भाग अपूर्ण है, उसमें कई बातें छूटी हुई हैं। इन रिक्तियों की पूर्ति परंपराओं और अभिशमों द्वारा ही की जाती है। हम यूँ कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो शासन विधान है वो एक अस्थि पंजर जैसा है और जो परंपराएं हैं वो मांस के समान हैं। ये अभिशमय या परंपराएं ही संविधान को बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल डालती हैं। अतः जो ब्रिटिश संविधान है उसके क्रियान्वयन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने संविधान का जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन है, व्यवहार रूप जो है उसको सरल बनाया है। जहाँ संविधान के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हुई है, वहीं किसी परंपरा या अभिशमय ने तुरंत आगे बढ़ करके वह उलझन दूर कर दी है। और परंपराओं के महत्व के कारण यह भी है कि इनके कारण ही ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला हो गया है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि परंपराएं या अभिशमय संविधान की मूल शक्ति हैं। ये ब्रिटिश संविधान की व्यवहार संहिता है। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश संविधान की परंपराओं, अर्थ एवं परिभाषा की बात करते हैं। देखिए, परंपराओं के बारे में हम जानते हैं कि वो कार्य रीतियाँ, विचार, व्यवहार, प्रतिरूप, प्रतिमान जो वर्षों से विद्यमान हैं और जिनका हम पालन करते हैं, और उनका सफल होना जो है उनको सामाजिक मान्यता दिला देता है। इसी तरीके से ब्रिटिश संविधान में भी बहुत सारी विधियां हैं जो अभिशमयों के रूप में हैं। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का बहुत अधिक योगदान रहा है और इन्होंने संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक प्रभावित भी किया है। ये परंपराएं हालांकि विधि नहीं हैं, यानी इन्हें न्यायालयों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय दंडित भी नहीं कर सकता। परंतु ये परंपराएं इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में गहरा स्थान रखती हैं और दृढ़ता से उनका पालन भी होता है। जितना संसदीय कानूनों का होता है उनका उसी रूप में इनका भी पालन होता है। डाइसी ने इनको परिभाषित करने की कोशिश की है कि ये ढंग निर्धारित करने वाले नियम हैं जिस ढंग से सम्राट के स्वेच्छाचारी अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओग ने भी इनको डिफाइन करने की कोशिश की है। उनके अनुसार परंपराएं उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनती हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करती हैं। अब हम चलते हैं कि कानून और परंपराओं में क्या अंतर होता है। पहले हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो कानून होते हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि परंपराएं आवश्यकता अनुसार संयोगवश उत्पन्न हो जाती हैं और बाद में उनके सफल अनुभव के कारण उनको सामाजिक मान्यता मिल जाती है। दूसरा जो अंतर है वो है कानून लिखित होते हैं, परंपराएं अलिखित होती हैं।
तीसरा जो अंतर है, कानून न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं लेकिन परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट जो अंतर है वो कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं जबकि परंपराएं कई बार अनिश्चित होती हैं। हम परंपराओं के प्रकार पर चलेंगे। हम ब्रिटिश जो संविधान है उसमें 4 प्रकार की परंपराएं हैं। सम्राट से संबंधित कुछ परंपराएं हैं, दूसरी जो है वो संसद से संबंधित कुछ परंपराएं हैं, और तीसरी मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ परंपराएं हैं, और चौथी राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं हैं। तो 4 प्रकार की परंपराएं या अभी समय वहाँ विद्यमान है। एक एक करके हम देखते हैं। सम्राट से संबंधित परंपराओं में जो पहली परंपरा है कि जो ब्रिटिश सम्राट है वो वहाँ का जो निम्न सदन है ब्रिटिश संसद का, लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। दूसरी है कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। तीसरी है, सम्राट को यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से विधेयकों पर वीटो प्राप्त है परंतु पिछले 304 वर्षों से किसी सम्राट ने जो है विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं किया है। अतः अब ये परंपरा ही हो गई है कि सम्राट अपने वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे, और वो नहीं भी करता है वीटो का प्रयोग सम्राट, यानी वहाँ का राजा, वहाँ की रानी। सम्राट नेक्स्ट है, सम्राट द्वारा जो है प्रशासन कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से ही करेंगे। तो मंत्रिमंडल ही एक्चुअल शासन करता है वहाँ। सम्राट तो औपचारिक प्रधान होता है, नॉमिनल हेड होता है, नाममात्र का हेड होता है। नेक्स्ट जो है, सम्राट को यद्यपि लोक सदन को भंग करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से प्राप्त है परंतु अब यह परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। नेक्स्ट जो है, प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है अविश्वास प्रस्ताव, अगर वो पारित हो जाता है पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है, ये भी परंपरा है। दूसरा, अब हम सम्राट संसद से संबंधित परंपराएं देख लेते हैं। पहली ये, संसद का अधिवेशन साल में एक बार होना चाहिए। दूसरा है, लॉर्ड सभा का जो अधिवेशन है जब अपील के न्यायालय के रूप में होता था तब कानूनी लॉर्डों को उसमें अवश्य सम्मिलित होना चाहिए, लेकिन लॉर्ड सभा अपील का अंतिम न्यायालय अब नहीं है। लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे वहाँ स्पीकर कहा जाता है, राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम और इस प्रकार करता है कि सदन स्वयं निर्णय कर सके। नेक्स्ट है, कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने जरूरी हैं ताकि समग्र विचार विवेचन के बाद कानून बने। नेक्स्ट जो है, धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में ही शुरू किया जाता है, मनी बिल। तीसरा, मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ परंपराएं भी वहाँ हैं, जैसे बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। नेक्स्ट जो है वो है, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोक सभा का नहीं, ये वहाँ है। नेक्स्ट जो है, मंत्रिमंडल की कार्रवाई और निर्णय जो है वो गुप्त रखे जाते हैं। चौथा जो है, मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है, यानी वहाँ सारे मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को जो है रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये कुछ परंपराएं मंत्रिमंडल से संबंधित वहाँ हैं। अब हम चलते हैं कि राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं कौन सी हैं वहाँ। तो राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन राजा या रानी करेंगे, ये वहाँ है। राष्ट्रमंडल हम जानते हैं कि जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे उन राष्ट्रों का जो संगठन है, औपचारिक संगठन, वो राष्ट्रमंडल कहलाता है, जिसको कॉमनवेल्थ भी कहते हैं। दूसरा जो है, वो किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना प्राप्त हो, लेकिन ऐसी स्थिति अब बहुत कम आती है। नेक्स्ट जो है, राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपनी राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार ये कार्य करेगा। तो ये कुछ इससे संबंधित परंपराएं हैं। अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि परंपराओं का पालन क्यों किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि परंपराओं के सफल अनुभव के कारण उनको मान्यता मिलती है, लेकिन बहुत सारे कारण हैं, एक एक करके हम इनके कारण देख लेते हैं। पहला कारण है कि परंपराएं उपयोगी होती हैं। परंपराओं को बड़ी भारी उपयोगिता होती है। उनके द्वारा इंग्लैंड में लोकतंत्र जो है वो सेफ रहता है और सरकार अच्छी प्रकार से चलती है।
उसके द्वारा संविधान गतिशील बन जाता है। गतिशील का मतलब समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, कुछ चीज़ें पुरानी पड़ती हैं तो नई चीज़ें उसमें जोड़नी पड़ती हैं, और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ही वह अपने आप को ढाल लेता है। नेक्स्ट जो है वो है कि भाई परंपराएं जन समर्थन पर आधारित होती हैं, जनता का समर्थन होता है उनको, जनता की मान्यता उनको होती है, सामाजिक मान्यता उनको होती है। इंग्लैंड की जनता इन परंपराओं का हृदय से पालन करवाना चाहती है, और यदि इनका उल्लंघन हुआ तो उन्हें कानूनी रूप देने से भी नहीं चूकेगी। इसका प्रमाण जो है लोक सभा ने 1909 में लॉर्ड जॉर्ज का बजट अस्वीकार कर दिया था। इंग्लैंड में यह परंपरा स्थापित हो चुकी थी कि लोक सभा कॉमन सभा द्वारा पारित किए हुए बजट को अस्वीकार नहीं करेगी, परंतु जब लोक सभा ने ऐसा कर दिया तो कॉमन सभा को भंग कर दिया गया और ये मामला मतदाताओं को सौंपा गया। इंग्लैंड के मतदाताओं ने कॉमन सभा की कार्रवाई का समर्थन किया और उस उदार दल को पुनः सत्तारूढ़ कर दिया। फलतः 1911 का संसदीय अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा लोकसभा की शक्तियों को घटा दिया गया। नेक्स्ट जो इसका महत्व है वो है कि परंपराओं ने संविधान की कार्यप्रणाली को सरल बनाया है। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का महत्व इसलिए भी है कि इन्होंने संविधान के विकास को स्वाभाविकता प्रदान की है। निरंकुशतावाद से लोकतंत्रीकरण के मार्ग में परंपराओं ने सहारा का कार्य किया है। जहाँ जहाँ ब्रिटेन के संविधान के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हुई, वहीं किसी परंपरा ने उस उलझन को दूर भी किया है। नेक्स्ट जो इसका महत्व है वह है परंपराओं द्वारा कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण। परंपराओं के द्वारा इंग्लैंड में निरंकुश कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण हुआ है। परंपराओं ने यह संभव बना दिया है कि जिस मंत्रिमंडल के पीछे लोक सदन का बहुमत न रहे उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप दोनों ही सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल उत्तरदायित्व से काम करते हैं, जिम्मेदारी से काम करते हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ दल की हार के बाद विरोधी दल को भी सरकार बनानी होती है। अंतिम इसके महत्व की बात करें तो परंपराएं सम्मान संहिताएं हैं, कोड ऑफ ऑनर हैं। वे खेल के नियमों के समान हैं। जिस तरीके से खेल के नियम खेल को मतलब सही तरीके से संपादित करवाते हैं, यदि उनका उल्लंघन हो तो निसंदेह कोई गैर कानूनी कार्य होगा, परंतु असंवैधानिक अवश्य होगा और उसके विरुद्ध जनता की तीव्र प्रतिक्रिया भी होगी। यही कारण है कि एडवर्ड अस्टम को भी जनमत के सामने झुकना पड़ा जब जनमत ने उसे एक कैथोलिक स्त्री से विवाह करने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि यह परंपरा है कि राजघराने के लोगों के लिए प्रोटेस्टेंट ईसाई होना चाहिए। कुल मिलाकर के मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि ब्रिटिश संविधान में परंपरा या अभिशमों का बहुत अधिक महत्व है। परंपराओं के कारण ही इंग्लैंड का संविधान फ्लेक्सिबल हो गया है और उसने अपने आप को गतिशील बनाए रखा है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को अनुकूलित कर पाया है। धन्यवाद।